रोल कॉल क्या है, वेस्टीज कैसे इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, वेस्टलीन की जो हमारी कैटेगरी है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट तकरीबन 2 साल से वेस्टलीन की कैटेगरी के ऊपर काम शुरू हुआ है। और एग्रेसिवली अगर मैं बात करूं, मतलब ज़्यादा स्पीड से या ज़्यादा तेज़ी से अगर मैं बात करता हूं, तो पिछले 1 साल के अंदर में बहुत ज़्यादा वेस्टलिन की कैटेगरी के ऊपर काम हो रहा है और इस पे बहुत बड़ा एक मार्केट। क्योंकि जो एक स्टडी अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा था, मुझे पता है वो वीडियो शायद पूरी तरीके से आप देख नहीं पाए होंगे, या उसको आप लोगों ने कई लोगों ने उस वीडियो को सुना भी या कई लोगों ने नहीं भी सुना। तो उस वीडियो में जो बताने की कोशिश की गई थी कि 2060 तक, 2060 तक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन तकरीबन अगर हम कैलकुलेट करें तो 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा का मतलब है कि अगर 140-150 करोड़ की जनसंख्या है, तो 70-80 करोड़ लोग ऐसे रहेंगे जो 101% हार्ट अटैक के शिकार होंगे बिकॉज़ ऑफ वेट। केवल वज़न की वज़ह से, फैट की वज़ह से ये बीमारी हर घर के अंदर में हर दूसरे व्यक्ति को होने वाली है या हो सकती है। अगर हम अभी भी उसके ऊपर बचाव नहीं करेंगे या उसके प्रिवेंशन पे काम नहीं करेंगे, तो शायद ये बहुत ज़्यादा रैपिड स्पीड से फैलने वाली है। तो कैसे हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, उसको सब अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द सेशन। मैंने आप लोगों का माइक म्यूट किया है, बट अगर विद इन द सेशन या कोई भी चीज़ है तो चैट बॉक्स ओपन है। आप चैट बॉक्स में कोई भी परेशानी है या कोई दिक्कत होती है तो आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। तो चैट बॉक्स में देखता रहूँगा और मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोगों के जो क्वेश्चंस है तो मैं आपको अनम्यूट करूँगा, तो आप यहाँ पे अपना जो भी क्वेश्चंस है वो यहाँ पे रेज़ कर सकते हैं। राइट, सो कैन वी स्टार्ट? अगर हम स्टार्ट कर सकते हैं तो आप जितने लोग वीडियो पे हैं वो अपना थम्स अप दे सकते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ें प्रेजेंटेशन की तरफ। ओके ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं कि इस कैटेगरी के ऊपर मैंने जब स्टार्ट किया था तो शुरुआत में मुझे लगा कि भाई ये कैसे रिजल्ट्स देगा या किस तरीके से इसके ऊपर काम होगा। बट जब मैंने कई लोगों के रिजल्ट्स देखे, टेस्टिमनीज देखी, और सारे प्रोडक्ट्स की बात नहीं करूंगा मैं, कुछ एक दो प्रोडक्ट भी हमारे वेस्टलिन कैटेगरी के जिन लोगों ने यूज किए तो उनको हफ्ते में 15 दिन के अंदर 1-1 केजी का रिजल्ट्स भी देखने को मिला। तो बहुत ज़्यादा ये टेस्ट मतलब कैटेगरी बड़े लेवल पे रिजल्ट्स आपको दे सकती है और आपके बिजनेस के अंदर पीवी बिल्डअप के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। सेकेंडरी वेट मैनेजमेंट के कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स भी मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी एनर्जी के साथ आज के सेशन के अंदर में रहें और एक एक टॉपिक के ऊपर में पूरा अपना फोकस जरूर लगा के रखें। चलिए ग्रेट। मेरा स्क्रीन आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है? हेलो? ठीक है, थैंक यू। तो द वेट इज ओवर। ये जो हमारा जो कैटेगरी है, जैसे कि हम बात करते हैं वेट, फैट जो है एक बहुत बड़ी समस्या आज के दिन में है और हर घर के अंदर इसको लेके बहुत सारी परेशानी है और कई हद तक हमने देखा है कि आज बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी इस परेशानी से मतलब ग्रसित हैं और आज वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। डिस्ट्रेसिंग फैक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम हाफ ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2035-2040 तक 50% से ज्यादा लोग ओबेसिटी कैटेगरी के अंदर होंगे, जिसमें अगर हम महिलाओं की बात करें, चाहे मेल फीमेल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये डेटा हमारे सामने है कि 2020 तक हम देख रहे हैं कि 72 मिलियन लोग जो है वो वजन की परेशानी से ग्रसित थे। बट 2035 तक वो है 175 से ज्यादा। मतलब आप देख सकते हो कि डबल से ज्यादा नंबर बढ़ने वाले हैं अगले 10 सालों के अंदर। तो नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर में जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेस फैक्टर है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है ओबेसिटी के अंदर में। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है और एक तरीके से वेलनेस की कैटेगरी में, वेलनेस बिजनेस पे जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम अवेयरनेस के ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पे कर सकते हैं। इंडियाज ओबेसिटी प्रॉब्लम की जैसे हम बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा यूएस जो है आज की डेट के अंदर, हम जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ओबेसिटी नंबर 1 लेवल के ऊपर आती है। मतलब बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे ओबेज हैं। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जब
जब इंडिया में ये पहले प्रॉब्लम नहीं थी। बट जिस तरीके की लाइफ़स्टाइल आज हमारी आ चुकी है, जैसे हम बात करते हैं कि वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल जब से इंडिया के अंदर कॉपी होना शुरू हुआ, तब से ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम इंडिया के अंदर में भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर जा रही है और आज की डेट में एक नेशनल प्रॉब्लम के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी आके एड्रेस किया था कि खाने के तेल को लेके भी उन्होंने बात करी थी और ये भी बात करी थी कि अगर हम उसको थोड़ा कम करें तो हम अपनी ओबेसिटी की लेवल को, प्रॉब्लम्स को धीरे-धीरे करके कट डाउन कर सकते हैं। तो ओबेसिटी किन-किन कारणों की वजह से होती है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे 3 फैक्टर बड़े-बड़े होते हैं। एक हमारा फिज़िकल एक्टिविटी ना होना, दूसरा अगर हम बात करें कि हमारे खाने-पीने की जो खराब आदतें हैं और तीसरा जो है वो हमारी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, हमारा स्लीप पैटर्न। तो ये 3 बड़े रोल प्ले करते हैं, यानी कि सही समय पे ना सोना, सही चीज़ों का सेवन यानी खान-पान ना करना और फिज़िकल एक्टिविटी ना करना। ये 3 बड़े कॉज़ हैं आपकी, अगर हम बात करें वज़न को बढ़ाने के लिए, तो ये 3 फैक्टर के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। इंडियाज़ वेट प्रॉब्लम अगर आप देखें, 1 आउट ऑफ एवरी 4 पर्सन इज़ ओबेस। मतलब 4 में से 1 व्यक्ति ओबेस आपको दिखेगा आज की डेट के अंदर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, 73% ये जो प्रॉब्लम है वो अगर आप देखें तो शहरों की तरफ ज़्यादा है। क्यों शहरों की तरफ ज़्यादा है? क्योंकि लाइफ़स्टाइल सबसे ज़्यादा जो खराब हुई है वो सिटीज़ के अंदर हम लोग देखते हैं कि समय का कोई ठिकाना नहीं है, काम का कोई टाइम टेबल नहीं है, खाने-पीने का कोई टाइम टेबल नहीं है और यही वजह है जो कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वेट की प्रॉब्लम को या ओबेसिटी की प्रॉब्लम को। मैक्सिमम एज रिस्क किस एज के अंदर होता है, तो 28 से 38 इयर्स तक अगर हम लोग बात करें, एवरेज इंडियन 10 किलो से ज़्यादा वेट कैरी कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर में। अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हर व्यक्ति की बॉडी के अंदर में 10 केजी, 5 से 10 केजी का एक्स्ट्रा वेट है, जो वो आज लेके चल रहा है। और जैसा कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब भी कनेक्टेड हैं और डॉक्टर ओम प्रकाश भंडारकर जो अपने प्रेजेंटेशन के, मैं चाहता हूँ पहले तो एक बार उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से वो काफ़ी प्रेज़ेंटेशंस करते हैं हमारे टीम के लिए। और एक प्रेज़ेंटेशन मैं उनकी सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आज बहुत सारे लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है ना? नी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी हो रहा है, तो उसका भी सबसे बड़ा जो कारण है वो है ओबेसिटी, मोटापा। तो मोटापे की वजह से आप इमेजिन करके देखो, जो एक एग्ज़ाम्पल ओम प्रकाश जी शेयर करते हैं कि अगर हम अपने घुटने के ऊपर, आप सोचिए 1 किलो वज़न कितना होता है? 2 किलो कितना होता है और 5 किलो कितना होता है? अगर 5 किलो की बैग हमें हाथ में उठाने के लिए बोला जाए और तकरीबन 5 किलो की बैग उठा के अगर हमें 3, 4, 5 किलोमीटर चलना पड़े, तो हमारा हाथ भी दुखना शुरू कर देगा, राइट? सोच के देखिए कि जो 10 किलो वज़न आपका ज़्यादा है, अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि 5-5 किलो का वो वज़न अगर आपके घुटने एक्स्ट्रा उठा रहे हैं और रोज़ अगर वो 5 किलो का वज़न उठा के आपके घुटने यानी कि आपकी नीज़ के ऊपर आप जिसके भरोसे आप चल रहे हैं, तो क्यों नहीं आपके वो घुटने घिसेंगे या उसका कार्टिलेज डैमेज होगा या फिर आने वाले टाइम में आपको घुटनों की बीमारी क्यों नहीं होगी। तो ओबेसिटी एक वो कहते हैं ना जन्मदाता है बहुत सारी बीमारियों का, चाहे वो डायबिटीज़ की बात करें, चाहे वो हम हार्ट अटैक की बात करें, कैंसर की बात करें या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी जड़ मोटापा है, जिसके ऊपर हमें फ़ोकस करना पड़ेगा और हमें सबसे पहले अपने बीएमआई को समझना पड़ेगा और अपने आइडियल बॉडी वेट को समझना पड़ेगा। तो 3 फैक्टर्स हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये पहला फैक्टर है कि हमारी फूड चॉइसेस। देखिए हम क्या खा रहे हैं? सवाल ये है कि हम वो खाना खा रहे हैं जो हमारी ज़ुबान को पसंद है या हम वो खा रहे हैं जो हमारे शरीर को पसंद है? तो दोनों चीज़ों के ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें शरीर को वो खाना सप्लाई करना पड़ेगा जो हमारे शरीर को पसंद है, ना कि हमारे ज़ुबान को पसंद है। दूसरा चीज़ जो हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल्स है, यानी कि कई बार हम लोग जो हमारी जो आलस है, जो हमें फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करने देती या फिर कहीं न कहीं हम लोग अपने शरीर को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं है, इस वजह से हम लोग टालते रहते हैं। और तीसरा जो मुख्य कारण होता है वो है आनुवांशिक, यानी कि आपके जेनेटिक्स की वजह से आपके फैमिली में अगर लगातार ओबेसिटी की समस्या है, मदर-फादर या आपके दादा-परदादा से चली आ रही है, तो कहीं न कहीं वो जीन्स वो जेनेटिक्स की वजह से भी आपको वो परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ऐसे 3 मुख्य कारण हैं। इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर्स और फिजिकल एक्टिविटी ना होना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं मोटापे को। माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, इसकी क्या-क्या समस्याएँ ये आपको दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंडिया इज़ अ डायबिटीज़ कैपिटल। आज इंडिया एक डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है, अगर जितने भी लोगों को डायबिटीज़ है, एक चीज़, एक एक टिप आज के सेशन में मैं उनको देना चाहता हूँ। जितने भी लोगों को डायबिटीज़ है, अगर वो अपना खाने का टाइम टेबल फिक्स कर लें
और 2 चीज़ को इम्प्रूव कर लें, एक सुबह 6 बजे से 6 बजे के बाद वो ना सोएँ, यानी कि 6 बजे से पहले अगर वो उठ जाएँ और रात को 7 बजे के बाद अगर वो अपनी बॉडी के अंदर कोई भी भोजन ना लें, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो अपनी डायबिटीज़ की बीमारी को भी रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है? वो डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी मेडिकेशन के। तो उनको अपनी इन चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ जो हैं, साँस लेने की जो तकलीफ़ है, वो बढ़ जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, जॉइंट की शिकायत बढ़ जाती है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 5-7 सालों के अंदर आईवीएफ सेंटर्स बहुत खुलते जा रहे हैं, है ना? आईवीएफ सेंटर्स मतलब आपने देखा होगा प्रेगनेंसी जो है वो नेचुरल नहीं हो रहा है, नेचुरल कंसीव फीमेल नहीं कर पा रही है और यही वजह है, इसी की वजह से अगर आप देखो तो इनफर्टिलिटी के जो प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं मेल्स के अंदर में, फीमेल्स के अंदर, जिसकी वजह से आईवीएफ सेंटर्स आज ओपन हो रहे हैं और बच्चे भी जो हैं, वो आईवीएफ के थ्रू पैदा हो रहे हैं आज। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसका भी जन्मदाता है मोटापा माय डियर फ्रेंड्स, और कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर जो बढ़ते जा रहे हैं। तो मोटापा आपको देखने के लिए लगेगा कि ये शरीर के अंदर में क्या प्रॉब्लम कर सकता है, बट ये अंदर ही अंदर अगर हम बात करें तो साइलेंट किलर है ना? ये एक तरीके का, अभी वो जो एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा था, उस वीडियो में ये बताने की कोशिश की है कि मोटापा कहीं न कहीं एक टाइम बॉम्ब है, जो समय के हिसाब से आने वाले कुछ समय में हमारे मतलब एक तरीके से हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, और जब तक हम खुद अपने शरीर को लेके सीरियस नहीं होंगे, तब तक हम मोटापे को खत्म नहीं कर सकते या अपने वेट को मैनेज नहीं कर सकते। सो हाई बीएमआई इज़ लिंक्ड विथ इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एलडीएल एंड कोलेस्टेरॉल्स, यानी कि अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं आपका कोलेस्टेरॉल बैड कोलेस्टेरॉल का लेवल आपका बढ़ा हुआ रहेगा। आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ के आप शिकार हो सकते हैं। हाई बीएमआई की वजह से फर्टिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं और जॉइंट इश्यू, ये सारे समस्या भी आपको आने वाले टाइम में फेस करनी पड़ सकती है, राइट? आगे चलते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज वेट मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमल बॉडी वेट एंड बॉडी फैट, इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है। इसका मतलब क्या है कि जितना हम एनर्जी इनटेक कर रहे हैं, अगर उतना हम एक्सपेंडिचर करें, तो हमारा वेट आइडियल रहेगा, हमारा वेट ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। इसको अगर साधारण भाषा में आपको समझाऊं मैं, कि जितना अगर हमारा इनकमिंग है, अगर उतना ही हमारा आउटगोइंग रहेगा, तो कोई भी चीज स्टोर नहीं होगी, और जब स्टोर नहीं होगी तो हमारा वजन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, हमारा वेट जो है वो मैनेज रह सकता है। तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें कैलोरीज़ के ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा। जो खाना हम खा रहे हैं, उसकी कैलोरी इंटेक को हमें देखना पड़ेगा। अब कैलोरी इंटेक की जब हम बात करते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको बीएमआई समझा देता हूँ, आइडियल बॉडी वेट समझा देता हूँ, उसके बाद हम कैलोरी इंटेक के ऊपर बात करेंगे। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है? जो हमें हमारे हाइट के अकॉर्डिंग वेट के प्रोपोर्शन को बताने का काम करता है, जो डब्ल्यूएचओ आपको गाइड करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है, और वो आपको बताने की कोशिश करता है कि आप अभी एक तरीके से हेल्दी वेट पे चल रहे हैं, आप अंडर वेट तो नहीं हैं, आप ओवरवेट हो चुके हैं, या फिर आप मोटे मतलब मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट? तो अगर आप देखें कि आपका बीएमआई जैसा यहाँ चार्ट में आपको दिख रहा है, 18.5 से नीचे है, 18-19 से अगर आपका बीएमआई नीचे आता है, तो आप अंडरवेट हैं, आपको वजन बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है? आपका बीएमआई अगर 19 से लेके 25 तक है, तो आप एक हेल्दी वेट कैटेगरी के अंदर में आते हैं, मतलब एक तरीके से आप फिट हैं। और अगर आपका बीएमआई 25 से 30 के बीच में आ रहा है, तो आप ओवरवेट की कैटेगरी पे आ रहे हैं, जिसको हम ओबेसिटी लेवल 1 भी बोलते हैं। और 30 से ज्यादा अगर आपका बीएमआई है, तो ओबेसिटी लेवल 2 पे आप आते हैं। और 35 से ज्यादा अगर आपका बीएमआई है, 35 प्लस अगर आपका बीएमआई हो जाता है, तो आप ओबेसिटी लेवल 3 कैटेगरी पे आते हैं, विच इज हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा हाई रिस्क टेबल पे आप आ जाते हैं, और डायबिटीज की रिस्क आपकी बढ़ जाती है, जॉइंट की प्रॉब्लम्स की रिस्क आपकी बढ़ जाती है। तो आपको ये चेक करना है कि आपका बीएमआई सही है या नहीं, और आपको अपनी टीम में, अपने फैमिली में भी सबके बीएमआई को मॉनिटर करना है, ताकि आप एक हेल्दी, खुद हेल्दी ना रहे, अपने साथ अपने आसपास वालों को भी हेल्दी रख सकते हैं। अब ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? आपको सबसे पहले अपना हाइट जो है, वो फीट के अंदर में हाइट को मीटर्स के अंदर कैलकुलेट करना है, जो आप आसानी से गूगल से कर सकते हैं। गूगल में आप अपना हाइट फीट में डालें, तो वो मीटर में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। आपको क्या करना है, आपके वजन को डिवाइड करना है, आपकी जो हाइट आएगी मीटर में, उसके स्क्वायर से, मीटर के स्क्वायर से। जैसे एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 फीट 2 इंच हाइट है, और उसको मीटर में कन्वर्ट किया, तो वो 1.57 मीटर निकला, और उस व्यक्ति का वजन है 50 किलो।
तो 50 किलो को जब डिवाइड करेंगे 1.57 के स्क्वायर से, तो वो निकल के आता है, अगर आप देखें 1.57 का स्क्वायर होता है 2.46, और 50 से जब उसको डिवाइड करते हैं तो बीएमआई आता है 20.3। तो 20.3 का मतलब है कि इनका जो बीएमआई है वो हेल्दी वेट की कैटेगरी की तरफ आ रहा है, वो 19 से लेके 25 के बीच में है। तो इनका जो बॉडी वेट है वो 50 से 55 तक अगर है, तो ये एक हेल्दी बॉडी वेट है, राइट? आइडियल बॉडी मास इंडेक्स इनका होता है। अब अगर आपको ये नहीं भी निकालना आता है तो कोई समस्या की बात नहीं है, आपको सीधा सिंपल ये समझना है कि मेरा बॉडी का आइडियल वेट क्या रहना चाहिए। तो जितने भी मेल्स हैं, आप यहाँ पे, मैं पीछे वाले चार्ट में आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप अपना हाइट के हिसाब से अपना सेंटीमीटर लिख लीजिए। आपका हाइट 5 फीट 7 इंच है तो 170 सेंटीमीटर, 5 फीट 8 इंच है तो 173 सेंटीमीटर। जितना भी आपका हाइट आता है उसका सेंटीमीटर में यहाँ पे चार्ट में दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आप अपनी हाइट अपनी सेंटीमीटर में याद कर लीजिए। मेल्स जितने भी जेंट्स मेरी मीटिंग को सुन रहे हैं, लेडीज सुन रही है, तो जितने भी जेंटलमैन एंड लेडीज हैं, आप अपना हाइट सेंटीमीटर में याद कर लीजिए। आपके हाइट के हिसाब से सेंटीमीटर कितना है वो ध्यान रख लीजिए। अब आपका आइडियल बॉडी वेट क्या रहना चाहिए? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेल हैं तो आपका हाइट इन सेंटीमीटर -100। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंच आती है, जिसको मैं सेंटीमीटर में देखता हूं तो वो होती है 170 सेंटीमीटर, राइट? तो 170 सेंटीमीटर में अगर मेरी हाइट है, तो मेल में अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 170 सेंटीमीटर -100, इसका मतलब मेरा आइडियल बॉडी वेट होगा 70 kg। 70 किलो, 70 से 75 किलो मेरा आइडियल बॉडी वेट हो सकता है। अगर 75 75 kg से मेरा वेट बढ़ रहा है तो वो ओबेसिटी की लेवल की तरफ मैं आगे चल रहा हूं, राइट? फीमेल के अंदर में आपको जो है सेंटीमीटर की जो आपकी हाइट है -105 करना है ना। -105 अगर आप करेंगे, जैसे यहाँ नीचे एक एग्जाम्पल हमने दिया है, एक फीमेल है जिनकी हाइट 5 फीट 2 इंच है, मतलब सेंटीमीटर में उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर है। तो 157 सेंटीमीटर -105, तो इनका आइडियल बॉडी वेट होगा 52 kg। मतलब अगर इनका वजन 50 से 55 kg के बीच में है तो ये एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी टीम में, अपने फैमिली में सबका आइडियल बॉडी वेट निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको बीएमआई पे ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपकी हाइट का सेंटीमीटर निकालिए, मेल को -100 करना है और फीमेल को जो है -105 करना है, जिससे आपका आइडियल बॉडी वेट आपके सामने निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं। बॉडी वेट जो हमारा बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा अगर हम लोग फैक्टर कंसीडर करें तो वो क्या है? वो है हमारा मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना, राइट? अगर हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, तो यानी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म को मतलब होता है हमारा फैट बर्निंग मशीन, ठीक है? फैट बर्निंग मैकेनिज्म भी आप इसे कह सकते हैं। इसका एग्जांपल समझिए कि मेटाबॉलिज्म मतलब एक तरीके की मशीन है जो हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने का काम करती है। वो कितने स्पीड से उसे पचाती है, कितने स्पीड से उसे डाइजेस्ट करती है, राइट? अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है तो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, और जब हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो हमारी आंतों में जाके इकट्ठा होगा, सड़ेगा, गलेगा और बैक्टीरिया पैदा करेगा, या फिर एक तरीके से फैट या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करेगा। तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने की बहुत सारे कारण होते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का सबसे बड़ा कारण होता है अनइवन टाइम पे खाना खाना। सबसे बड़ा रीजन है मेटाबॉलिज्म स्लो होने का अनइवन टाइम पे खाना खाना और ब्रेकफास्ट को स्किप करना। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं, और अगर आप अपना ब्रेकफास्ट नहीं करते या आपका ब्रेकफास्ट आप छोड़ देते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब होना ही होना है। इसका कोई और, आपने देखा होगा कि अक्सर 90% महिलाएं जो हैं, लेडीज जो हैं, वो सुबह की एक चाय पीती हैं, उसके बाद सीधा 12 बजे वो खाना खाती हैं। उसके बीच में वो दिन भर किचन में काम करती हैं या उनका वर्किंग चलता है, और आपने देखा होगा कई हद तक फैट की या ओबेसिटी की समस्या महिलाओं में ज्यादा आ जाती है। उसका रीजन है कि उनकी बॉडी के अंदर में जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो रहा है डे बाय डे प्रोसेस पे, क्योंकि वो लगातार अपना जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप करते जा रही है, ठीक है? अब मैं उदाहरण आपको समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझिए। मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन छोड़ के आपको प्रैक्टिकल बातों पे आज समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? जब हमने रात को डिनर किया, जैसे आप में से बहुत सारे लोग अभी मेरे साथ बैठे हैं जिनका डिनर हो चुका होगा। अगर आपका डिनर हो गया है तो मेरी तरफ से आपको एक बिग थम्स अप,
और अगर आपका डिनर अभी नहीं हुआ है, तो गलती से भी आप खाने की कोशिश मत करना मीटिंग के बाद, क्योंकि खाना वो खाना नहीं रहेगा, ज़हर बन जाएगा आपकी बॉडी के लिए, राइट? तो अगर आप 7 या 8 बजे के बाद अपनी बॉडी में खाना डाल रहे हैं, तो एक तरीके से आप अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स डाल रहे हैं सीधे-सीधे, और ये आपकी मेटाबॉलिज़्म को पूरी तरीके से खराब करने का काम करता है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ को समझिए कि ब्रेकफ़ास्ट का हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्यों होता है? ब्रेकफ़ास्ट का रोल इसलिए कि अगर आपने 7 या 8 बजे खाना खाया है, तो अगले दिन सुबह तक अगर हम 8 बजे तक गिनते हैं, तो 12 घंटे का समय हो जाता है, 12 आवर्स का समय हो जाता है। और अगर आपने मान लेते हैं अगले दिन 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया, पहला मील अगर आपने अपने बॉडी में नहीं डाला, तो आपके बॉडी के अंदर जो जठार अग्नि एक्टिवेट होती है, जो एसिड फॉर्मेशन होता है, वो एसिड बनते हैं कुछ दिन तक, और जब वो आपकी बॉडी को खाना नहीं मिलता या ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, तो वो एसिड बनाने की जो शरीर की प्रक्रिया है, वो धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाती है या ठंडी पड़ जाती है। ठीक है? और इसी की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो हमारी बॉडी को ब्रेकफ़ास्ट इसलिए चाहिए क्योंकि 12 घंटे से 15 घंटे का जो हमने ब्रेक दिया है मशीन को, उस मशीन को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ फूड जो है वो डालना पड़ेगा, जो 8 से 9 बजे के बीच में डलना चाहिए। ठीक है? तो ब्रेकफ़ास्ट का आपका आइडियल टाइम क्या है? आपका ब्रेकफ़ास्ट का आइडियल टाइम है 8 बजे से लेके 9 बजे तक के बीच में, ये आपका आइडियल टाइम होता है ब्रेकफ़ास्ट का। अगर आप 9 या 10 के बाद भी अगर खा रहे हैं, तो वो आपका ब्रेकफ़ास्ट नहीं है, उसे ब्रंच कहते हैं फिर। ठीक है? तो ब्रंच हमारे बॉडी की ज़रूरत नहीं है। हमारे बॉडी की ज़रूरत है ब्रेकफ़ास्ट, जो उसको देखिए, आपने बहुत पुरानी एक कहावत भी सुनी होगी, और जैसा अभी आज भी मेरा एक सीएनटी था वर्धा में, हमारे बहुत ही एक शानदार ट्रेनर तिवारी जी मेरे साथ थे। उन्होंने बहुत बढ़िया बात शेयर करी कि पहले हम लोग टाई कोट पहन के नहीं घूमते थे। पहले हम लोग टाई नहीं लगाते थे, पहले हम लोग सूटेड बूटेड नहीं होते थे। पहले की जो हमारी जीवन शैली रहती थी, उसमें जो हमारे फादर, फ़ोर-फादर, हमारे दादा-परदादा क्या करते थे, सुबह उठते थे और अपना रूटीन करके तुरंत खेत पे काम करने निकल जाते थे। तो वो सुबह-सुबह हेवी मील लेके खेत पे काम करने निकल जाते थे, 2 रोटी अपने साथ रखते थे जो खेत पे वो खाते थे। तो कहने का मतलब है, उनका जो सुबह का भोजन होता था वो बड़ा रिच भोजन होता था, है ना? वो बड़ा भारी भोजन होता था। उनका दिन का भोजन थोड़ा-सा मतलब कम भारी होता था, और शाम का भोजन 7 बजे जब दिन अस्त हो जाता था, क्योंकि शाम में लाइटें नहीं होती थी, तो भोजन 6 बजे या 7 बजे तक खत्म हो जाता था। ठीक है? अगर आज आप देखें कि जितनी आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, उतनी ज़्यादा बीमारियाँ या उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हम लेके ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो हमें 3 चीज़ों को समझना है। ब्रेकफ़ास्ट 8 से 9 बजे तक हमें करना है, और जितने लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, जितने लोग वज़न कम करना चाहते हैं, उनको ब्रेकफ़ास्ट के अंदर में पोहा, इडली, समोसा, कचौड़ी ये सब ना करते हुए, अगर वो केवल सलाद का सेवन करें और उसके साथ या फ्रूट्स का कंजम्पशन करें। सबसे अच्छा जो ब्रेकफ़ास्ट कहा जाता है, वो ड्राई फ्रूट का सेवन आप कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, और अगर वो पॉसिबल आपके लिए नहीं है, तो आप हमारा एक जो वेस्लिम शेक है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा, वो अगर आप 8 से 9 के बीच में ले लेते हैं, तो आपका ब्रेकफ़ास्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आपको एक पूरी रिच डाइट मिलती है, जिसको हम पुरानी लैंग्वेज में बात करें कि सुबह का नाश्ता होना चाहिए आपका राजा की तरह, दोपहर का खाना होना चाहिए प्रजाओं की तरह। प्रजा जो होती थी ना, राजा को भी एक अलग लेवल का भोजन मिलता था। प्रजा को उससे थोड़ा कम लेवल का भोजन मिलता था, और रात का जो खाना होता है वो आपका भिखारी की तरह होना चाहिए। बेगर, बेगर का मतलब क्या है, कुछ मिल गया तो चलो खा लिया, राइट? तो उस तरीके से अगर हमको अपने अपने टाइम को चेंज करना है, जो आज की डेट में लोग उल्टा कर चुके हैं, नाश्ता तो करते ही नहीं है, लंच करते हैं सीधा 12 बजे या 2 बजे, और उसके बाद रात को 10-11 बजे वो दिन पूरा पूरा दिन का जो खाना है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब पकड़ के पूरा रात को ठूसते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद सीधा बिस्तर पे लेट जाते हैं। अब आप मेरे को बताओ, इनका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। हमारे वेस्टलिन की कैटेगरी छोड़ दो भाई साहब, आपका भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप अपनी रूटीन को नहीं चेंज करोगे। और फिर यही सारे लोग हमारे पास आते हैं कि भाई साहब, आपके प्रोडक्ट ने काम नहीं किया। अरे, प्रोडक्ट काम अपना तब करेगा जब आप अपना कंट्रोल करना शुरू करोगे, आप अपने माइंडसेट के ऊपर अपना कंट्रोल करोगे, राइट? है ना? ये कोई हमारे पास जादू का तंत्र नहीं है या छड़ी नहीं है वेस्लिन की, कि हमने किसी के ऊपर ऐसी वेस्लिन की छड़ी घुमाई और बंदे का 15 किलो या 10 किलो वजन कम हो गया। उसके लिए उसको खुद को भी काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। जब तक वो अपने ऊपर काम नहीं करेगा, तब तक वो हेल्दी नहीं रह सकता। तो चलिए आगे कैटेगरी की तरफ मैं बढ़ता हूँ, और मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग बनाना है, तो ब्रेकफास्ट आपके बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
सबसे इंपॉर्टेंट मील है। ब्रेकफास्ट छोड़ोगे तो मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होगा। और कई महिलाएं मेरे साथ बैठी हैं, कई पुरुष मेरे साथ बैठे हैं जिनमें एक समस्या कॉमन होती है, ब्लोटिंग की शिकायत, है ना? बॉडी में पानी ज्यादा भर जाता है, बॉडी में हवा ज्यादा भर जाती है, उन्हें भारीपन सा लगता है, पेट फूला फूला सा ज्यादा लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपका ब्रेकफास्ट स्किप करना। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपके अंदर ज्यादा महसूस। देखो गाय भैंस क्या करती है, कंटिन्यू मुंह चलाते रहती है। वैसे ही हम इंसान हो गए, है ना? जो भी सामने हमारे आ गया वो हमारा मुंह चलता ही रहता है। तो जब तक ये मुंह पे ताला नहीं लगेगा ना भाई साहब, तब तक वजन कम नहीं होगा। तो आज की मीटिंग के अंदर मैं ट्रेनिंग नहीं देना चाह रहा, मैं थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि मंचिंग की जो आदत है ना, वो मंचिंग की आदत बीमारी ज्यादा पैदा करती है। इंसान को खाने के 3 टाइम दिए हैं। 3 टाइम का मतलब है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अब इस मुंह के ऊपर ताला लगा दो। अब कोई कितने भी गुलाब जामुन ऑफर करे, कोई कुछ भी ऑफर करे, आपको उस टाइम पे मतलब मना बोलने की आदत सीखनी पड़ेगी, ना बोलने की आदत सीखनी पड़ेगी, है ना? और उस टाइम पे कोई आपको चाय भी अगर ऑफर करता है, तो वो चाय भी आपको ना बोलने की आदत सीखनी पड़ेगी। देखो हम क्या है, मन के कच्चे हैं, है ना? हम बड़े मन के कच्चे हैं, हमारा मन बड़ा कच्चा है। और होता क्या है ना कि कोई हमारे को चाय ऑफर कर देता है तो चलो यार एक चाय तो है, पी लेते हैं, क्या बड़ी बात है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, एक चाय के अंदर 125 कैलोरी होती है। 125 कैलोरी होती है एक चाय के अंदर। अब आप ध्यान से समझिए वजन बढ़ क्यों रहा है, मैं आपको उसको इसका बहुत बेसिक साइंस समझाता हूं। मैंने शुरू में ही कहा था, इनकमिंग और आउटगोइंग का बहुत बड़ा रोल है। जितना इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग होना चाहिए। अगर आपने गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डाला है, 50 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलेगी तो पेट्रोल गाड़ी में पड़ा रहेगा। आप समझिए। और फिर आप 1 लीटर पेट्रोल और डाल दोगे तो गाड़ी का पेट्रोल बढ़ेगा ना, टंकी में ज्यादा एरिया वो कवर करेगा। उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर अगर आज हमको 1600 कैलोरी की जरूरत है, एक नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल व्यक्ति को, फीमेल्स की मैं बात करता हूं तो 1500 कैलोरी की जरूरत है। मेल्स की बात करता हूं तो 1600 से 1800 कैलोरी की जरूरत है। अगर आपका जो डेली रूटीन होता है, डेली रूटीन का मतलब है कि अगर आप रात को सोते हैं तो सोते वक्त हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। इस ब्रेन को भी काम पे रखने के लिए कैलोरीज खर्च होती हैं, एनर्जी खर्च होती है। कैलोरी का काम क्या है? कैलोरी का काम है एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, जितनी कैलोरी का खाना आप खाओगे वो एनर्जी कन्वर्ट करेगा। ठीक है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा उतनी एनर्जी आपकी बॉडी यूज करती है। ठीक है, तो जितनी एनर्जी हमें चाहिए वो 1600 कैलोरी के अंदर में बन जाती है। हमारे शरीर को सुबह से लेकर शाम तक चलाने के लिए हमें 1600 कैलोरी की जरूरत है। अब आप सोचिए, आपने दिन में 2 चाय पी और फिर आपको दिन में 2 दोस्त और मिल गए, तो एक चाय की कैलोरी थी 125। 250 कैलोरी की तो भाई साहब चाय पी गए आप। उसके बाद 2 दोस्त आपको और मिल गए, तो 2 दोस्तों ने आपको और चाय ठेले पे ऑफर करी, नुक्कड़ पे ऑफर करी। आपने वो 2 चाय और पी ली, तो 250 कैलोरी चाय पी ली थी घर पे, 250 और पी ली, 500 कैलोरी की तो चाय पी गए आप। ठीक है, अब उसके बाद में आपको खाना खाना ही है। एक रोटी होती है एवरेज 100 कैलोरी की, 100 कैलोरी की 1 चपाती होती है। ठीक है, अब जब हम चपाती खाते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम 90% लोगों के घर में जिनका वजन बढ़ रहा है, खाना खाते वक्त टीवी के सामने बैठते हैं। आप ऑब्जर्व कर लीजिए, आप देख लीजिए अगर मैं गलत हूं तो। आजकल बच्चा भी आपका बिना टीवी या यूट्यूब के या बिना बिना ओटीटी चैनल के खाना नहीं खाता, है ना? और आज हम सबसे बड़ी मिस्टेक जो है, क्योंकि वो पता चला टीवी देखते देखते खानी थी 2 रोटी, भूख थी 2 रोटी की, और खा ली हमने 4। और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इस तरीके से काम करता है कि जब आप जो खाना खाते हैं वो आपके पेट तक पहुंचता है तो ब्रेन को सिग्नल देने में 10 मिनट का टाइम और लगाता है, 10 मिनट लगता है सिग्नल देने में। और वो 10 मिनट जब तक वो सिग्नल देता है कि भाई हाँ हो गया, ब्रेक लगा दे, पेट भर गया, तब तक हम 2 और अंदर डाल देते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो एक रोटी आपको 100 कैलोरी दे रही थी, अब आपको खानी थी 2। आपके ब्रेन को मैसेज वो देता, मतलब आपका पेट आपके ब्रेन को मैसेज देता, तब तक आपने 2 और डाल दी, तो 400 कैलोरी की तो रोटी खा ली, 500 कैलोरी की तो चाय पी ली। अभी मैंने सब्जी का कैलोरी गिना नहीं है, दाल का कैलोरी गिना नहीं है। और फिर कई लोग ऐसे जो कहते हैं सर चावल जब तक खाए नहीं, लगा ही नहीं खाना खाया। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज खाना है क्या? खाना आपके बॉडी का फ्यूल है। फ्यूल का मतलब पेट्रोल है, जो आपको एनर्जी देता है, जो आपको चलाने में काम करता है, दैट्स इट। ठीक है,
अब क्या हुआ कि 400 कैलोरी की मैंने रोटी खा ली, सब्जी हो गई मेरी 200 कैलोरी की, तो 400, 200, 600 कैलोरी हो गया, चावल खा लिए 500 कैलोरी के, दाल खा ली 200-300 कैलोरी के, तो मेरे लंच में जो मेरे को चाहिए था 700 कैलोरी या 800 कैलोरी का एनर्जी, मैंने लंच में ही 2000 कैलोरी खा ली। अब लंच में अगर मैंने 2000 कैलोरी खा ली है, फिर मेरे को डिनर भी करना जरूरी है, और डिनर पे जाने से पहले शाम के समय अगर कोई दोस्त मिल गया तो एक समोसा या वो भैया की पानी पूरी भी अगर मैंने खा ली तो 200-300 कैलोरी वो भी दे दी। तो आप समझो कि कुल मिला के मेरे बॉडी को 1600 कैलोरी की जरूरत थी, और मैं रात होते होते, अच्छा फिर कई बार क्या होता है कि डिनर हो गया, उसके बाद में फिर जी ललचाए रहा न जाए, तो एक आइसक्रीम भी खा ली। ठीक है, अभी तो खैर सर्दियां हैं तो मेरे को पता नहीं अब क्या खा रहे हैं, बट अगर एक आइसक्रीम भी खा ली, वन स्कूप ऑफ आइसक्रीम, एक स्कूप आइसक्रीम का जो होता है वो 300 कैलोरी देता है, 300 कैलोरी, 250 से 300 कैलोरी देता है। मतलब एक छोटी वाटी आइसक्रीम, छोटी कटोरी आइसक्रीम अगर आप खाते हो तो 250 कैलोरी का आपको आइसक्रीम वो दे देता है एनर्जी, 250 कैलोरी का। ठीक है, और कई लोग हैं जिनको मंचिंग की आदत ज्यादा रहती है, तो आपको पता ही नहीं चलता, आप शाम के समय 4-5 बजे के आसपास आप बाहर कहीं खड़े हैं, आपको लगता है यार नहीं नहीं मैं समोसे नहीं खाता हूं, एक काम करता हूं एक चिप्स का पैकेट ले लेता हूं, या एक भुजिया सेव का पैकेट ले लेता हूं। वो भुजिया सेव और चिप्स जो है वो पाम ऑयल में तली हुई है, और माय डियर फ्रेंड्स उसकी कैलोरी भी गिनोगे तो वो भी 250 से 300 कैलोरी की होती। तो कुल मिला के आपने दिन भर में चाहिए था 1600, दे दिया 3200। कितना दे दिया? 3200 कैलोरी का आपने बॉडी को भोजन दे दिया। अब मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं क्या है। 1 kg लिख के रखिए आप सारे लोग, 1 kg ऑफ वेट, 1 kg ऑफ वेट इक्वल टू 7000 कैलोरी, 7000 कैलोरी। मतलब अगर 7000 कैलोरी आपने खा ली है तो 1 किलो वजन के बराबर होती है वो। ठीक है, अब आप सोचो आज मुझे चाहिए थी 1600, खाई कितनी? 3200, तो 1600 एक्स्ट्रा खा ली मैंने। तो हफ्ते भर में 1600 1600 1600 करके 7000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो एक हफ्ते में जब 7000 कैलोरी हो जाती है तो एक हफ्ते में हमारा 1 किलो वजन बढ़ जाता है। और फिर हम ऐसे देखते हैं, जगते हैं, और फिर हम सोचते हैं अरे 1 किलो कैसे बढ़ गया? अरे कैसे क्या बढ़ गया? जो खाया था उसी ने बढ़ाया ना, पड़ोसी ने थोड़ी वजन ट्रांसफर किया आपके बॉडी में। भाई हमने ही तो लिया था ना। इनकमिंग अगर मुंह पे थोड़ा ताला लगा देते हैं तो अंदर जाता नहीं, और जाता नहीं तो वजन बढ़ता नहीं। अब बढ़ा दिया है तो आप समझो कि 1600 कैलोरी एक्स्ट्रा रोज हम खाते हैं, 1000 कैलोरी अगर हम एक्स्ट्रा रोज खाते हैं 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर हम अपनी 1 किलो वेट को बढ़ा देते हैं। अब अगर हमने 1 किलो वजन बढ़ाया है तो 1 किलो वजन घटाने के लिए भी रिवर्स उल्टी प्रोसेस पे जाओ, 7000 कैलोरी खर्च करनी पड़ेगी। कितनी कैलोरी खर्च करनी पड़ेगी? 7000 कैलोरी खर्च करनी पड़ेगी, तभी 1 किलो वजन घटेगा। तो अगर आप चाहते हो कि 1 महीने में मेरा 2 किलो वजन घटे, तो 2 किलो वजन के लिए आपको अपनी बॉडी में 14,000 कैलोरी कम डालनी पड़ेगी। इनकमिंग कम करना पड़ेगा। जो जमा चर्बी शरीर में है, जमा चर्बी जो होती है, बॉडी क्या करती है? बॉडी, आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है। जब आप एक्स्ट्रा खाना खाते हैं बॉडी को लगता है कि खाना कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि आप गलत समय पे खाना खा रहे हैं। आज आप 12 बजे खा रहे हैं, कल जब आप 2 बजे खाते हैं तो बॉडी को लगता है कि कल ये मेरे को 12 बजे अगर खाना नहीं देगा, एक काम करती हूँ आज ही पूरा स्टोर करके रख लेती हूँ, तो वो पूरा खाना फैट में स्टोर करके रख लेती। इसी तरीके से आपके बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है, और एक लेवल के बाद, पहले तो फैट आपका जो है वो सबक्यूटेनस लेवल पे स्टोर होता है, थोड़े दिनों बाद वो फैट आपके ऑर्गन पे भी जमा होना शुरू हो जाता है। और दिक्कत तब बढ़ जाती है जब ये फैट आपके ऑर्गन लेवल पे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर हमें वजन कम करना है तो हमें केवल एक चीज को अंडरस्टैंड करना है, कैलोरी काउंटिंग को समझना है। जो खाना हम खा रहे हैं उसकी समझ हमें होनी चाहिए बस। अगर हमें उसकी समझ हो गई तो बहुत सिंपल एग्जाम आपको पता है। आप में से कितने लोगों ने पिज्जा कभी सुना है या खाया है? मैं थोड़ा सा आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूं ताकि आज की मीटिंग को हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बना पाए। हाउ मेनी ऑफ यू नो पिज्जा? आप में से कितने लोगों को पिज्जा पता है या नहीं पता है? ओके, आपको ऑप्शन दे दिया मैंने म्यूट अनम्यूट का। बस पता है सर, पता पता है है। सर।
और सबको पता है, सबने खा भी चुके हैं। सबको पता है, तो खा चुके हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। आपको पता है एक मिड साइज पिज्जा की जो कैलोरी है, उसको आपको खत्म करना है तो आपको 3 घंटे पैदल चलना पड़ेगा। 3 घंटे पैदल चलना पड़ेगा, 3 घंटे। जित एक पिज्जा की जो कैलोरी होती है, बस यही मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, वेट मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वेट मैनेजमेंट केवल आपको कैलोरी काउंटिंग के सिस्टम को समझने की जरूरत है, और आपकी कैलोरी यूज करने के सिस्टम को आपको समझने की जरूरत है। और कई लोग ये नहीं कर पाते, इसलिए वेस्लिम की कैटेगरी आपको मदद कर रही है। वो कैसे करी है वो मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल आप समझो कि अगर आपने आज डिनर के टाइम पे एक पिज्जा खा लिया, तो उसको पचाने के लिए, उसकी कैलोरी को यूज करने के लिए 3 घंटा पैदल चलना पड़ेगा, 3 घंटा, या कम से कम 1 घंटा दौड़ना पड़ेगा। अब 1 घंटा दौड़ने के लिए आप सोचो ना कितना टाइम लगेगा, और वो टाइम ही तो हमारे पास होता नहीं है। तो वहीं पे वेस्लिन कैटेगरी आपको मदद कर रही है कि कैसे आपकी कैलोरी काउंटिंग को हम आसान बना दें, है ना। अगर हम आपको एक प्रॉपर डाइट पे लेके आ जाएंगे, और साथ में हम आपको थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे, तो आपकी जो कैलोरी है बॉडी में ज्यादा नहीं जाएगी, और आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा कैलोरी का भरमार पड़ा हुआ है फैट के द्वारा, मतलब आपकी बॉडी में फैट क्या है, एक तरीके का कैलोरी स्टोरेज है ना। फैट कैलोरीज में कन्वर्ट होकर एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। तो वो जो फैट आपके बॉडी में जमा है, उस फैट को पहले यूज किया जाएगा, तभी जाके आपका वजन धीरे धीरे कम होगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम कैलोरी खाना पड़ेगा। अब जब हम कम कैलोरी खाएंगे तो लोगों को लगता है कि मैंने खाना कम खाया तो मेरे बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी। सॉरी फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके बॉडी में पहले से फैट स्टोर है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। केवल आपके ब्रेन को थोड़ा बहुत तकलीफ होगी, 2-3 दिन 4 दिन, बट ऑटोमेटिकली थोड़े दिन बाद में आपकी बॉडी रूटीन के ऊपर आ जाएगी। और देखिए, हमें हर चीज में तकलीफ होती है जब हम अपना रूटीन बदलते हैं, है ना। अगर आप समझ लीजिए कि आपका खान पान अगर थोड़ा चेंज होता है, तो थोड़ा 1-2 दिन आपको परेशानी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं परेशानी नहीं होगी, पर वो 1-2-3 दिन 4 दिन की परेशानी अगर आप मैनेज कर पाएंगे, तो आप वेट लॉस के ऊपर बहुत इजी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, और अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे रिजल्ट दिला पाएंगे। राइट। तो चलिए आगे समझते हैं, और फटाफट से अपना डाइट और ये इसकी सिस्टम को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। सोना, कई लोगों की टाइमली स्लीप नहीं होती है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और नो टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी। वन थिंग टेक अ नोट, आप में से जितने भी लोग 7 आवर्स ऑफ स्लीप नहीं ले रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कोशिश करें 7 घंटे की स्लीप को फोकस करें। बट ये नहीं कि 12 बजे सो रहे हैं या 1 बजे सो रहे हैं और सुबह 9 बजे उठ रहे हैं। उसको 7 घंटे की स्लीप नहीं बोलेंगे, वो डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न में काउंट होता है। राइट। आगे चलते हैं। स्लिमिंग पैटर्न के अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है आपका न्यूट्रिशन, जिसकी मैंने बात करी, कैलोरी काउंटिंग की। दूसरा एक्सरसाइज, और तीसरा आपकी आदतें, आपकी जीवन शैली। इन चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एक्टिव लाइफस्टाइल क्या कर सकते हैं हम लोग, कि जब भी हम लोग, आप में से जितने भी लोग खाना खाते हैं, मैं कुछ चीजें आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। आप में से कई लोग, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जो भी आप या आप खुद भी अगर इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जैसे ही आप अपना लंच लेते हैं या आप अपना डिनर लेते हैं, तुरंत एक जगह बैठेंगे नहीं। ठीक है। 100 स्टेप्स का कमिटमेंट लीजिए। 100 कदम का या 200-500 कदम का कमिटमेंट लीजिए। खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद आपको 200-500 कदम चलना है। आप अपनी जगह पे चल सकते हैं, या अपने कमरे में चल सकते हैं, या फिर आप बाहर थोड़ा टहल के आ सकते हैं। ठीक है। टहलना बहुत जरूरी है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये आपको फॉलो करना है, इसको कहते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल। ठीक है। अब बात करते हैं, आते हैं वेस्टीज की कैटेगरी में हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमारी वेट मैनेजमेंट की जर्नी को आसान बना देंगे। देखिए, वेस्टीज के पास प्रोडक्ट है जो जर्नी को आसान बना देंगे। ध्यान से समझ लीजिए, ये हमारा वजन कम करने की जो जर्नी है, इसको आसान करने का काम वेस्लीम कर रहा है, वेस्टीज कर रहा है। ठीक है। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो आपका पैटर्न क्या होना चाहिए, जब भी आप सुबह उठते हैं, जैसे ही सुबह आप उठते हैं, सुबह गुनगुने पानी के अंदर में आप सीएमडी ड्रॉप ले सकते हैं। मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं, आप सुबह गुनगुने पानी के अंदर में अपना क्या ले सकते हैं, सीएमडी का हमारा ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आप 300 ml पानी पी रहे हैं, तो उसमें 2 ड्रॉप सीएमडी, गुनगुने पानी, पानी ध्यान रखिएगा गुनगुना होना चाहिए।
आप गुनगुने पानी को साथ में ले लीजिए, सीएमडी ड्रॉप्स को, जिससे क्या होगा आपका बॉडी को अल्कलाइन करने में वो काम करेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, उसके ऊपर वो आपको मदद करेगा, राइट? ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। इसके बाद सेकंड प्रोडक्ट हमारी बॉडी में हमको क्या लेना है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। यस, सेकंड प्रोडक्ट हमारा स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, वेस्लिन टी, ठीक है? सेकंड प्रोडक्ट हमारा जो आएगा, जो हमको कंज्यूम करना है, वो है वेस्लिन टी या फिर एनर्जी मिक्स। सीएमडी के आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप अपना वर्कआउट, या अगर आप में से कई लोगों को वर्कआउट नहीं करना आता या नहीं समझ में आता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह का 7 बजे का सेशन जो हमारा मॉर्निंग मिरेकल है उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें एक्सपर्ट्स और उसमें ये सारे लोग जो हमारे इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो आपको सिखाते हैं, आपको साथ साथ कराते हैं, हैंड होल्ड करके आपको एक एक चीज करवाई जाती है। तो आधे घंटे के छोटे से वर्कआउट के अंदर आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। उस वर्कआउट के बाद आप वेस्लिम टी कंज्यूम कर लीजिए। वेस्लिम टी अगर आपको थोड़ा सा खट्टापन टेस्ट आता है, या आपको इसकी ठंड की एलर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, कफ कोल्ड ज्यादा होता है, तो आप इसके ऑप्शन में एनर्जी मिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोनों को मिक्स करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर अगर किसी को टेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी के अंदर हनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट फैक्टर आपका बढ़ जाएगा, आपको उसको पीने में दिक्कत नहीं करेगा। तो वेस्लिम टी आपने ले ली, उसके बाद आप अपना नॉर्मल जो रूटीन है, जैसे कि आपका फ्रेशन अप होना है, आपको रेडी होना है, तैयार होने के बाद पहली मील मैंने आपसे कहा था ब्रेकफास्ट आपको लेना है। तो ब्रेकफास्ट के अंदर हम क्या लेंगे, वो लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हम अपना शेक, वेस्लिन का शेक हम लेंगे। और ये जो शेक हम कैसे लेंगे, 300 ml का पानी हम लेंगे, इसके अंदर 25 ग्राम के आसपास, यानी कि 3 चम्मच हम शेक लेंगे। और पानी के साथ, पानी की जब हम पानी ले रहे हैं तो कई बार टेस्ट लोगों को समझ में नहीं आता, उसके साथ हम शेक मिक्स भी ऐड करेंगे। तो वेस्लिम शेक और वेस्लिम शेक मिक्स, ये दो चीजें आपको ऐड करनी है, 3 चम्मच शेक और 2 चम्मच शेक मिक्स, 300 ml पानी के अंदर आपको बनाना है। और अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं या करते भी हैं तो ब्रेकफास्ट की जगह पे आपको इस शेक को इस्तेमाल कर लेना है। ये चीज आपको ले लेनी है। अब इसके बाद आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ में, ये है हमारा इसका डाइट चार्ट। ओके, वेस्लिम शेक ही क्यों लेना है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि वेस्लिम शेक हम क्यों कंसीडर करें। तो वेस्लिम शेक जो है वो एक तरीके से आपकी, यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकली देखो जो आपको दिखाई दे रहा है, रिप्लेस 1 मील विथ वेस्लिम शेक, ठीक है? तो जिनको वेट कम करना है, जो नाश्ता नहीं करते, जो नाश्ते में अगर फ्रूट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, वो नाश्ता कर लें। जो नाश्ता नहीं कर सकते वो शेक ले लें, और शाम के समय लंच के डिनर के टाइम पे भी एक शेक का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। तो शेक कब कब लेना है, सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, और नाश्ते में नहीं लेना है, रात को डिनर में कंपलसरी लेना है वेट लॉस के लिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डिनर आपको स्किप करना है, डिनर की जगह पे आपको वेस्लिम शेक का इस्तेमाल करना है। वेस्लिम शेक और वेस्लिम शेक मिक्स, ये दो चीजें आपको कंटिन्यू करनी है। इसके साथ ये शेक का फायदा क्या होता है, इसको ध्यान से अभी सर प्रोटीन समझिए। भी चलेगा? वो मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, पहले वेस्लिन अभी सर जो बता रहा हूँ पहले उसको तो चालू कर दो। पहले अभी शेक और शेक मिक्स, जब तक 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपकी बॉडी सेट नहीं होती, आपकी बॉडी उससे अडेप्ट नहीं होती, 1 हफ्ता 15 दिन आपको केवल शेक और शेक मिक्स लेना है। उसके बाद आपको प्रोटीन ऐड करना है, पहले प्रोटीन आपको इंस्टेंट ऐड नहीं करना है। इसका रीजन है कि जब आपने जीवन में कभी प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया, जब आप एकदम से प्रोटीन का इंटेक बढ़ाते हैं, आपकी बॉडी में पानी की मात्रा अगर आप कम करते हैं, पानी ज्यादा नहीं पीते हैं, तो प्रोटीन कॉन्स्टिपेशन ज्यादा बढ़ा देता है, कब्जी ज्यादा हो जाएगी, आपको मतलब डाइजेशन आपका स्लो आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो इसलिए शुरू के 15 दिन आपको शेक और शेक मिक्स पहले स्टार्ट करना है। 15 दिन बाद आप उसके अंदर में प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन आपको तब ऐड करना है जब आप वर्कआउट थोड़ा करते हैं मॉर्निंग के अंदर। अगर आप 7 बजे थोड़ा वर्कआउट और वो सारी चीजें करते हैं, देन ऐड प्रोटीन इन दैट डाइट, ठीक है? अदरवाइज प्रोटीन हमारे शेक के अंदर में भी होता है। आप अगर यहाँ पे देखें तो इसका काम क्या होता है कि आप शेक जब लेते हैं तो आपका पेट भरा हुआ लगता है आपको, आपके जो गट हेल्थ है, यानी कि आपके स्टमक और आपकी आंतें एक तरीके से पूरी तरीके से साफ करने का ये काम करता है। इसमें फाइबर होता है 3.5 ग्राम, जो आपकी आंतों की सफाई करता है, आपके बॉडी को गुड प्रोटीन सप्लाई करता है। इसमें 20 से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं,
जो आपकी बॉडी को दिन भर में जो न्यूट्रिशन की जो पूर्ति है वो करने का काम करते हैं। तो न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं, प्लस हमारा जो प्रोटीन होता है इसमें कोई ट्रांस फैट नहीं होता, इसमें कोई शुगर नहीं होती। तो डायबिटीज भी अगर किसी को है तो वो भी हमारा प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक तरीके से शेक जो है हमारा वो भी प्रोटीन ही है ना? आपको पर्सनलाइज्ड प्रोटीन बाद में ऐड करना है जब आप अपनी एक्टिविटी या अपना वर्कआउट बढ़ाते हैं। तब तक आपको केवल शेक और शेक मेक स्टार्ट करना है किसी भी नए व्यक्ति के साथ, राइट? ये चीज को आपको फॉलो करना है, ध्यान देना है इन चीजों को। दूसरा, हमारा जो प्रोटीन है उसमें 20 प्लस एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो प्रोटीन है उसमें शुगर लेवल ना के बराबर होती है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को भी आप इसको इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। एंड ओके, डायबिटीज वाले व्यक्ति को भी आप इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हो। और हमारा जो प्रोटीन है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन है। इसका जो पीडी कास वैल्यू है, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड का जो हमारा स्कोर है वो 1 होता है। जो हाईली डाइजेस्टिबल प्रोटीन होता है ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट या कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इजीली आपके बॉडी के अंदर में डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पीडी कास वैल्यू जो होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड स्कोर होता है ये, जो 1 होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो वो हाईली डाइजेस्टेबल प्रोटीन की कैटेगरी के अंदर में काउंट किया जाता है, राइट? तो ये है हमारे प्रोटीन की विशेषताएं, जिसको आप मील रिप्लेसमेंट के तौर पे ले सकते हैं। नाश्ता नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे शेक ले लीजिए, और रात के डिनर को स्किप करिए अगर वजन कम करना है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं सीधा सीधा डाइट चार्ट की तरफ, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि डाइट चार्ट क्या होना चाहिए हमारा। ये है हमारा सैंपल डाइट चार्ट। इसको आप देख लीजिए, ये डाइट चार्ट क्या है और इसको ध्यान से समझ लीजिए। सुबह सुबह शुरुआत आप किससे कर सकते हैं? सीएमडी और 2 वेस्लिन कैप्सूल्स आप ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के अंदर में नाश्ते से पहले, जैसा मैंने आपको बताया, वेस्लिन टी या एनर्जी मिक्स का सेवन आप कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के अंदर में ये कुछ चीजें यहाँ पे ऑप्शन आपको दी है। आप पोहा, इडली, ऑमलेट, सैंडविच या फिर बेसन चीला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद आपको वेस्लिन टी या एनर्जी मिक्स का कंजम्पशन करना है। लंच के पहले आपको एक वेस्लिन कैप्सूल फिर से लेना है। लंच में 2 चपाती, सब्जी, दही, सलाद ये कंज्यूम आप कर सकते हैं। लंच के 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप वेस्लिन टी या एनर्जी मिक्स ले सकते हैं। और रात के डिनर के पहले, रात का डिनर आपका क्या होगा? वेस्लिन शेक होगा पानी के अंदर। यहाँ पे लिखा है 7 PM से पहले, मतलब 7 साढ़े 7 PM तक आपका वेस्लिन शेक लेके हो जाना चाहिए। और रात को अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ी और भूख लग रही है या थोड़ा सा मेरे को थकावट लग रही है, तो आप एनर्जी मिक्स या वेस्लिन टी का सेवन कर सकते हैं। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड चार्ट है, जिसको आप किसी को भी ये रूटीन पे डाल सकते हैं। बट अगर इसके साथ किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई डिजीज है या कोई बीमारी है, उदाहरण किसी को बीपी की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप उसके खाने के बाद दिन में 2 बार krill ऑयल ऐड कर सकते हैं। krill का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ में आप उसको क्या दे सकते हैं, हमारा प्रो कार्ड का, आयुष शांति का जो प्रो कार्ड का जो टैबलेट है वो आप उसको दे सकते हैं। अगर किसी को बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको आप krill ऑयल और साथ में प्रो कार्ड का टैबलेट सजेस्ट कर सकते हैं, अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो, है ना? वजन के साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर वजन के साथ उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो डायबिटीज की प्रॉब्लम में भी हम krill और फ्लेक्स ऑयल दोनों को सजेस्ट करेंगे। krill भी देना है, फ्लेक्स ऑयल भी देना है उसको। उसको साथ में आप ग्लूको हेल्थ का, हमारा आयुष शांति का मेडिसिन देंगे। और साथ में आप उसको हमारा क्या देंगे? नीम कैप्सूल देंगे हफ्ते में 3 बार। भी हफ्ते में 3 बार के लिए आप उसको नीम कैप्सूल सजेस्ट करेंगे अगर उसको डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है, राइट? जो मैंने शेक का रूटीन बोला है वो तो देना ही है। मैं बता रहा हूं अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो साथ में क्या ऐड करना है। अगर उसको ना हार्ट की प्रॉब्लम है ना डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसको जॉइंट की दिक्कत है, जॉइंट की प्रॉब्लम उसको होती है, तो आप उसके इसमें कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन ऐड कर दीजिए शेक के साथ, है ना? मतलब वो शेक तो लेगा ही, वो रसलिम टी भी लेगा, उसके साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम का भी वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये 2-3 चीजें, 4 कॉम्बिनेशन आपको समझने हैं, इसको ध्यान रखना है। और जैसे जैसे हम अपने लोगों को सवाल करते हैं, जब भी आप किसी व्यक्ति को डील करें, उससे 3 चीजें पूछें। पहला, उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है या नहीं है। अगर उसे कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है तो वो आप पहले लिख लीजिए, जिससे आपको उसको प्रोडक्ट प्रोडक्ट सजेस्ट करने में आसानी हो जाएगी। दूसरा चीज आप लिख लें, उसका बॉडी मास बीएमआई क्या आ रहा है, ठीक है?
उसकी बॉडी मास इंडेक्स क्या है या उसका आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए, ये आप पता कर लें। और तीसरी चीज़ जो आप देख लें कि उसका लाइफ़स्टाइल क्या होता है, मतलब उसका रूटीन क्या है, वो क्या चीज़ें फ़ॉलो कर सकता है और क्या चीज़ें फ़ॉलो नहीं कर सकता है, राइट? तो अगर आप उसका रूटीन लिख लेंगे तो आपको उसको गाइड करने में आसानी हो जाएगी, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? तो ये की कैटेगरी जिसके अंदर मैंने आपको 2-3 चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से समझाई हैं कि कैलोरी इनटेक का बहुत बड़ा रोल है। जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग होना चाहिए। कैलोरी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया कि हम 3000 से 4 एक नॉर्मल इंडियन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टडी कहती है, एक नॉर्मल इंडियन अपनी जैसे एग्ज़ाम्पल ही मैंने बात करी, कोई 6-6 7-7 रोटी खा रहा है, तो 7 रोटी का मतलब है 800 कैलोरी तो रोटी से चले गई, बाकी जो चीज़ें जा रही है वो अलग। अगर 1 ग्लास आप दूध पी रहे हैं तो उससे भी आपको 300 कैलोरी 200-250 कैलोरी मिल जाती है, ठीक है? अब आप 1 ग्लास दूध पी रहे हैं तो फिर आपको खाने की ज़रूरत नहीं है फिर, वो कैलोरी आपकी दूध से पूरी हो गई, है ना? आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से फुलफिल हो गई। बट लोग क्या कर रहे हैं, पूरा डिनर भी कर रहे हैं और फिर 1 ग्लास दूध भी पी रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी ओवर बर्डन आपकी बॉडी के ऊपर आप ज़्यादा डाल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को एंड अप करता हूँ और अब मैं आता हूँ क्वेश्चन आंसर्स के पैटर्न के ऊपर में। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन आंसर है